और एक चीज़ जो आपको 12th का बोर्ड्स देकर या ना देकर लगा होगा और अभी स्कूल से निकल कर ये लग रहा होगा कि बहुत पढ़ाई कर ली, अब कुछ फ़न चाहिए, अब कुछ प्रैक्टिकल चाहिए, और सिर्फ किताबों में पढ़ रहे थे लेकिन अब इम्प्लीमेंट करने का समय है, उसमें मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो ये सारे कोर्सेज़ हैं वो। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू करियर सीरीज़ विथ निमिषा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर बात करने से पहले मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बड़ा थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए करियर सीरीज़ पर, और आप लोगों के बहुत सारे सजेशंस आए हैं कि इस टॉपिक पर बात करना चाहिए, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो सारे वीडियोज़ आते रहेंगे। ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो, और सारे ही वीडियो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आएंगे, जो हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी है, तो आप तुरंत सबसे पहले सब्सक्राइब करें जल्दी। है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे कि क्लास 12th के बाद उन बच्चों के लिए क्या कुछ करियर ऑप्शंस होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से आते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ह्यूमैनिटीज़ लेकर सिर्फ़ और सिर्फ बीए किया जा सकता है और उसके बाद बहुत सारे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। सरासर गलत है, ठीक है। आज मैं ऐसे 15, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 15 कोर्सेज़ की बात करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और जिनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आगे की जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ऐसे हम टॉप 15 कोर्सेज़ की आज बात करेंगे, तो ये वीडियो आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा। कुछ कोर्सेज़ के बारे में, एक दो के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हमने रिसर्च की है और आपको बहुत ही ज़्यादा आज की वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला कोर्स जिस पर मैं बात करूँगी वो है बीए। जी हाँ, सभी को पता है बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ आर्ट। और बीए, अब आपको जो चीज़ नहीं पता है वो ये है कि बीए 2 प्रकार का होता है। एक होता है बीए ऑनर्स, जिसमें हम कह सकते हैं बीए ऑनर्स एक किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होता है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड द लिस्ट गोज ऑन। और जो सेकंड होता है वो होता है बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन दो या तीन आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, फिर आपके ऑप्शनल्स रहते हैं। तो बीए 2 प्रकार का होता है और बीए आप कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ के बाद। एक और चीज़ जो मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं, आज के जो सारे कोर्सेज़ हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ कॉमर्स, साइंस और पीसीएम जो मैथ्स और साइंस लेते हैं वो सभी लोग भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रिजिड फार्मूला नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के लिए है। तो अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं तो भी आप ये वीडियोज़ ज़रूर देखें। तो बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम होता है। अब अगर हम बात करें कि क्या कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये कोर्स करना चाहिए और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और तो हम इस पर बात करते हैं। अब जो बीए होता है उसके लिए इंडिया की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसे बहुत सारे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो वाकई हकीकत में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मुंबई यूनिवर्सिटी, और आपकी जो स्टेट, जिस भी स्टेट से आते हैं वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अशोका यूनिवर्सिटी और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज भी हैं। और अगर आप इंडिया के बाहर देख रहे हैं तो बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स के अलग अलग तरीके से नाम होते हैं। कहीं पर जिस सब्जेक्ट में आप बीए कर रहे हैं उसे आपका मेजर भी कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है, तो बहुत जगह पर आपके क्लास 12th के परसेंटेज होते हैं। कई जगह पर होता है कि आपका जो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। कई जगह पर अगर आप स्पेशली अब्रॉड आपका एक पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, आपका सीवी, रेज्यूमे, एसओपी जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, वो आता है। कई जगह पर इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो वो आप सर्च करें कि कौन
सा आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज है और उस हिसाब से आप सर्च करें। एक वीडियो एक्सक्लूसिवली हम बनाएंगे फॉर अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अब्रॉड, वो आएगा धीरे धीरे। तो ये हमने बात की BA की। अब चलते हैं दूसरे कोर्स पर। दूसरा कोर्स है BBA, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि BBA सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे कर पाते हैं। ऐसा नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे भी एलिजिबल होते हैं BBA के लिए। अब BBA के लिए आप BBA बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि MBA कुछ होता है, MBA होता है, और एक कोर्स ये भी होता है BBA प्लस MBA। तो एक तरीके का 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें BBA और MBA साथ में होता है। अब BBA के लिए अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंसिटी सिर्फ और सिर्फ आपके 12th के मार्क्स देखकर करती हैं। कई जगह आपका एक पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है जिसमें कई बार आपको अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में भी डालना पड़ता है। तो या देख सकते हैं बहुत सारे जो IIMs हैं, IIMs में आप BBA का प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि BBA किस टाइप का प्रोग्राम है, ये क्या कुछ कवर करता है, तो अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप की, क्योंकि जो इसका फुल फॉर्म है ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक तरीके से ये मैनेजमेंट भी है, हम ले सकते हैं। और BBA बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स जो फील्ड्स हैं वो कवर करता है। HR हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, फाइनेंस हो, तो इस तरीके से बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं तो वो होता है BBA। तो बहुत जगह पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगेन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ आपके 12th के मार्क्स देखकर करती हैं। कई जगह आपका एक पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है जिसमें कई बार आपको अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में भी डालना पड़ता है। तो या देख सकते हैं बहुत सारे जो IIMs हैं, IIMs में आप BBA का प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि BBA किस टाइप का प्रोग्राम है, ये क्या कुछ कवर करता है, तो अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप की, क्योंकि जो इसका फुल फॉर्म है ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक तरीके से ये मैनेजमेंट भी है, हम ले सकते हैं। और BBA बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स जो फील्ड्स हैं वो कवर करता है। HR हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, फाइनेंस हो, तो इस तरीके से बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं तो वो होता है BBA। अब तीसरा कोर्स जिसके बारे में बात करूँगी वो है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म कह सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कह सकते हैं। जर्नलिज्म जिसे हिंदी में पत्रकारिता कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जर्नलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंकरिंग और रिपोर्टिंग आती है, जो हम TV पर देखते हैं, जो रिपोर्टर्स अपने हाथ में ऐसे माइक लेकर या फिर स्टूडियोज़ में न्यूज़ शेयर करते हैं, पढ़ते हैं, वो ही होता है सिर्फ जर्नलिज्म। तो ये आपका अजम्पशन गलत है अगर आप ऐसा सोचते हैं। जर्नलिज्म भी बहुत प्रकार के होते हैं। जर्नलिज्म भी बहुत ही बड़ी फील्ड है जिसमें रिपोर्टिंग एक हिस्सा है, जिसमें एंकरिंग एक हिस्सा है, जिसमें PR एक हिस्सा है, जिसमें कंटेंट राइटिंग एक हिस्सा है, जिसमें एडिटिंग एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से जो जर्नलिज्म है एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है। जो एक एंकर होता है वो व्यक्ति होता है जो सामने आता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है और वो सब कुछ जर्नलिज्म का हिस्सा होता है। अब जर्नलिज्म के लिए भी बहुत ही सारे कॉलेजेस इंडिया में हैं और इंडिया के बाहर भी आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। और अगेन अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो क्लास 12th का। और अब जब मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि क्लास 12th के मार्क्स, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी 90+ हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। कई जगह जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो कभी कभी 55% होता है, कि कई जगह पर 60%, 75%। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल प्रोफाइल। जैसे मैंने कहा कि अगर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो ECA कोटा होता था, स्पोर्ट्स कोटा होता है। तो इस प्रकार से आप अगर आपके कहीं ना कहीं मार्क्स जो हैं वो कम हैं, तो आप उनको बैलेंस करने के लिए अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने जो भी स्कूल में की हों, आपकी इंटर्नशिप्स, या अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो ये आप लगा सकते हैं। और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। बट मेरा यहाँ सजेशन रहेगा कि
आप प्रॉपर रिसर्च करें अपने कॉलेज के बारे में, रिव्यूज़ देखें, अगर हो सके तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ें, तो ताकि आपका जो ओवरऑल कॉलेज का एक्सपीरियंस है, जो आपका अंडर ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस है, वो सही हो पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा कोर्स है वो है BTTM। अजीब लग रहा है, नया नाम है, मैं भी एक बार पढ़ लेती हूँ। तो BTTM स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये एक तरीके से ट्रैवल और टूरिज्म में बैचलर्स करना है। मैनेजमेंट क्या कुछ होता है। अब लोगों को लगता है ट्रैवल एंड टूरिज्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट गाइड होता है, टूरिस्ट प्लेसेस पर जो जगह होती हैं वहाँ का मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म एक बाकायदा एक अलग इंडस्ट्री है जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा कर रही है, नेशनल लेवल पर, और आजकल ज़मीनी अगर हम ग्राउंड लेवल पर भी देखें तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा एक उभरती हुई इंडस्ट्री है। और जब हम ट्रैवल एंड टूरिज़्म की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफी नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट नहीं आता, लोगों के शेड्यूल बनाना नहीं आता, किसी एक ट्रैवल कंपनी के साथ काम करना नहीं आता। अगेन इट A से Z ट्रैवल एंड टूरिज़्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, उसमें आपका हेरिटेज भी आता है, उसमें आपके लॉजिस्टिकल पार्ट भी आता है। लॉजिस्टिक्स का मतलब जो वो सारी चीज़ें जो आपको साथ में चाहिए होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरी मीटिंग है कल मुंबई में, तो लॉजिस्टिक्स में आएगा मेरी फ़्लाइट बुक करना या मेरी ट्रेन की टिकट्स बुक करना, देखना मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ये सारी होती हैं लॉजिस्टिक्स चीज़ें, रख रखाव, रहना खाना पीना, तो लॉजिस्टिकल चीज़ें भी आती हैं। तो अगेन ट्रैवल एंड टूरिज़्म में भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया अब्रॉड दोनों ही जगह। तो अगर आप लोग किसी भी स्पेसिफिक कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज आपसे शेयर कर दूंगी, एंड आई विल डू दैट। तो वही एलिजिबिलिटी, देखिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि कहीं पर भी कोई रिजिडिटी नहीं है कि अगर आपके इतने परसेंटेज नहीं आते हैं, अगर आपने पहले इसमें कुछ काम नहीं किया है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो सब कुछ मुमकिन है। जैसा कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो पांचवा कोर्स है वो है BFA। BFA इज़ बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, अब फाइन आर्ट्स से बहुत सारे लोगों को लगता है फाइन आर्ट इज़ जस्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड कलरिंग। नो, ठीक है, फाइन आर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो आर्ट्स के हैं उसमें कवर होते हैं। तो अगर आपने क्लास 12 तक फाइन आर्ट्स लिया है तो यू हैव एन एज ओवर अदर एप्लीकेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि क्या कुछ चीज़ें फाइन आर्ट्स में कवर होती हैं, क्या कुछ डिज़ाइनिंग की चीज़ें हैं, क्या कुछ आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके लिए भी अगर हम इंडिया में बात करें तो निफ्ट है, NDA है, नेशनल डिज़ाइनिंग अकेडमी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अगेन अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर क्या उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कई जगह होता है, स्पेशली BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको मैथ्स +2 में पढ़ा होना ज़रूरी होता है। और ऐसा ही कई जगह पर होता है कि डिज़ाइनिंग में भी कुछ मैथमेटिकल टूल्स यूज़ होते हैं, जिसके लिए आपको कई जगह पर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री का यूज़ होता है। बट अगेन डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, डिपेंड्स ऑन द कंट्री यू आर अप्लाइंग टू, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बता दें। तो ये होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। और अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कोर्स, जो हमारा 7वां कोर्स है, दैट इज़ बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। अब इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जो हमने सुना है, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट मैनेजिंग द इवेंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्री प्लानिंग, ड्यूरिंग द इवेंट के बाद, और फिर किसी और इवेंट का मतलब यहाँ सिर्फ ये ही नहीं है कि किसी की वेडिंग प्लान करना, राइट। देयर आर सो मेनी इवेंट्स विच टेक प्लेस इन आवर लाइफ। वो आप गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं बाकायदा, और उनके पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप वो इंसान हैं जो
किसी के प्रोग्राम में बस कह दें आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूँगा या देख लूँगी। अगर आपको लगता है कि आप डायनामिक हैं, अगर आपको लगता है कि आप में वो फुर्ती है, अगर आपको लगता है कि आप में वो क्रिएटिविटी है, देन इवेंट मैनेजमेंट इज़ द कोर्स फॉर यू। और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। इवेंट मैनेजमेंट के लिए ये भी एक तरीके का मैनेजमेंट है। तो अभी तक हमें लगता था मैनेजमेंट मतलब सिर्फ मैनेजमेंट होता है, और ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो इस पर आप ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इवेंट मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, और फिर उसके पीछे का पूरा लॉजिस्टिक्स देखना। और प्लानिंग मतलब पूरी प्लानिंग, और फिर आप अपने क्लाइंट को खुश रख सकते हैं। आप किसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे इवेंट मैनेजमेंट में स्कोप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां जो हम बात करेंगे वो है लॉ। जी हाँ, लॉ। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को लगता है लॉ सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले लोग करते हैं या मैथ साइंस वाले लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लॉ आप कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ लेकर भी। जी हाँ। और लॉ के लिए अगर आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो क्लैट होता है, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, क्लैट। और क्लैट होता है, तो क्लैट देना चाहिए। मैं ना कुछ सोचने लगी थी, तो मैंने भी क्लैट दिया था। उस वक्त कुछ 4,500 रुपये फ़ीस थी। तो मैंने क्लैट सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मेरी क्लास में बहुत सारे लोग क्लैट दे रहे थे, और मुझे लगा मैं भी दे देती हूँ। तो वही, जो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने अपने 4,500 रुपये वेस्ट कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, लेकिन अगेन आप जो भी करते हैं उससे आप सीखते हैं। तो जो मेरा सेंटर था, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, वो कॉलेज बेहद खूबसूरत था और अच्छा लगा एग्ज़ाम देकर। तो हाँ, क्लैट होता है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है एलेट, AILET। एलेट दे सकते हैं। कई जगह पर अगेन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कॉलेजेस हैं, नारसी मुंजी है मुंबई में। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर क्लैट के मार्क्स भी लगते हैं, अगर आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है। साथ ही साथ आपका 12th का बहुत ही ज़्यादा रोल नहीं होता है क्लैट में, या स्पेशली लॉ में। तो आप BA + LLB करते हैं वहाँ पर, जो इंटीग्रेटेड होता है प्रोग्राम। तो आप ये होता है लॉ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th जिस कोर्स के बारे में हम बात करेंगे वो है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हॉस्पिटैलिटी एज द नेम सजेस्ट, हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है, किस तरीके से, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उसका मतलब होता है आवाभगत। आवाभगत मतलब आप किस तरीके से लोगों को कंडक्ट करते हैं, किस तरीके से आप उनकी देखभाल करते हैं, क्या कुछ आपकी सर्विसेज रहती हैं, तो वो होती है हॉस्पिटैलिटी। अब जब हम बात करते हैं होटल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अगर हम सिंपल शब्दों में समझें होटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बहुत सारे लोग इसको होटल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा होगा कभी भी आप कोई होटल विज़िट करते हैं तो वहाँ का जो स्टाफ रहता है वो बड़े ही ज़्यादा तहज़ीब में रहता है, बहुत ही ज़्यादा लहजे में रहता है, कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा कर्टियस होते हैं, और एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और इसके लिए वो ट्रेनिंग से गुजरते हैं, इसके लिए वो पढ़ाई करते हैं, एक कोर्स होता है। तो आप ये ना सोचें कि कोई व्यक्ति, अगर आप किसी होटल विज़िट कर रहे हैं और आपसे इस तरीके से बात कर रहा है, ऐसे झुक कर और धीरे से प्यारी सी आवाज़ में अच्छे शब्दों का यूज़ करके, तो इसलिए नहीं कि वो वहाँ पर एक कर्मचारी है, इसलिए क्योंकि दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट, राइट। और होटल मैनेजमेंट भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री है। तो अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो बहुत सारे इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, और आप देख लें। ठीक है, आप फिर से बता दें अगर आप होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, देन आई विल गेट बैक टू यू। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं 10वें कोर्स पर, जो है एविएशन कोर्सेज। अब बहुत सारे लोग, जिसमें मैं अपने आप को मानती हूँ, जब मैं क्लास 1 में थी तब मेरा सपना था कि मुझे पायलट बनना है, पता नहीं क्यों था। और शायद मैंने कभी आसमान में किसी प्लेन को उड़ता हुआ देख लिया हो, और उस वक्त मैं कभी बैठी नहीं थी, तो मुझे लगा कि मुझे पायलट बनना है। और फिर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मैथ साइंस नहीं लेना है, तो पायलट बनने का तो हटाओ, और फिर मेरे दूसरे प्लान्स भी थे। तो
अगर हम एविएशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सिर्फ पायलट या जो हम एयर होस्टेस की बात करते हैं सिर्फ वो लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होते हैं। एविएशन इंडस्ट्री अगेन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, राइट फ्रॉम द स्टाफ एट एयरपोर्ट टू द लॉजिस्टिक्स। तो एयरपोर्ट, एयरलाइंस से जुड़ा हुआ, पूरा एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जितना भी काम होता है, जितनी भी नौकरियां होती हैं, ये सारे हम एविएशन कोर्सेज के अंदर कंसिडर करते हैं। तो और बहुत सारे लोगों को लगता है कि पायलट बनना ही एक चीज़ है, इंजीनियर होना उसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से भी एविएशन के फील्ड में जाते हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फैंसी सैलरीज होती हैं। तो एविएशन इंडस्ट्री और इसके भी कोर्सेज होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कोर्सेज ओवरलैपिंग हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी आपको ओवरलैपिंग लग सकता है, BFA जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स आपको ओवरलैपिंग लग सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एंड आप देखिए ये इसकी ब्यूटी है, राइट है। और एक चीज़ जो आपको 12th का बोर्ड्स देकर या ना देकर लगा होगा और अभी स्कूल से निकल कर ये लग रहा होगा कि बहुत पढ़ाई कर ली, अब कुछ फ़न चाहिए, अब कुछ प्रैक्टिकल चाहिए, अब कुछ फील्ड वर्क चाहिए, अब कुछ मस्ती चाहिए, अब वो कुछ चाहिए जो अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ किताबों में पढ़ रहे थे, लेकिन अब इम्प्लीमेंट करने का समय है, उसमें मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो ये सारे कोर्सेज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वें पर। मेरी उंगलियां ख़त्म हो गई, 15 होते हैं तो 11वां कोर्स। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कहीं मैं गलत सेक्शन को तो नहीं छू रही हूँ, वरना लोग तो बैठे ही रहते हैं कई सारे बताने के लिए कि निमिषा को गिनती नहीं आती। हाँ, तो 11th कोर्स जो है डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिज़ाइनिंग इज़ जस्ट डिज़ाइनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग होता है। ऐसा नहीं होता है। सुबह जब हम ब्रश करते हैं और रात में जब हम अपना बेडशीट सही करके सोते हैं, तब तक जितनी भी चीज़ें, जितने भी आइटम्स हम अपने पूरे रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें डिज़ाइंड होती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट डिज़ाइनिंग इज़। डिज़ाइनिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो सकता है, डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, डिज़ाइनिंग कमोडिटी डिज़ाइनिंग हो सकता है। कि आप देखिए आज हम एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट फैशन वाले संसार में रह रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। मतलब बेसिक जो एक हमारी कंघी होती है उसमें भी बहुत सारी डिज़ाइनें आने लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग का एक हिस्सा हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलाई करना होता है। नहीं, कई सारे ऐसे फ़ैशन डिज़ाइनर्स होते हैं जो सिर्फ डिज़ाइन क्रिएट करके देते हैं और सिलने वाला कोई और होता है। और डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए भी आपकी ड्राइंग होना अच्छी होना सिर्फ एक बात नहीं है। अगर आपकी नहीं भी है, क्योंकि वो ज़माने गए जब पेंसिल से पेपर पर डिज़ाइन बनाते थे और फिर उसको रूप दिया जाता था। अब बहुत सारी डिजिटल आर्ट, डिजिटल डिज़ाइनिंग भी आ गई है और इस पर ये मुझे लेकर आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप बहुत सारे हम देखते हैं, पोस्टर्स, बहुत सारी एनिमेटेड फिल्में। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग का पार्ट हैं और अगर आपको इंटरेस्ट है देन दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। और अगेन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैंने बात की निफ्ट की, NDA की, तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें कोर्स पर। 12वां कोर्स जो है वो है BSW। आई एम रिपीटिंग दैट, BMW नहीं, BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अब सोशल वर्क बहुत ही ज़्यादा सिंपल शब्दों में समाज सेवा, समाज के लिए काम करना। लेकिन क्या आपको पता था कि इसमें भी आप अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपके अंदर वो स्पार्क है, अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट है कि आपको कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, आपको समाज के लिए कुछ करना है, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स। मैंने देखा है बहुत सारे लोग MSW करते हैं, विच इज़ मास्टर्स इन सोशल वर्क, बट BSW भी होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली आपको इसमें जाना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो 13th कोर्स है वो है एनिमेशन।
एनिमेशन। जी हाँ, एनिमेशन, एनिमेटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे, अगर हम एनिमेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जो हमारे कार्टून्स होते हैं वो एनिमेटेड होते हैं। आजकल बहुत सारी एनिमेटेड फिल्म आ रही हैं, एनिमेटेड वीडियोस होते हैं, एनिमेटेड ग्राफिक्स होते हैं। तो बहुत सारा एनिमेशन भी एक बहुत ही बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री है जिसमें बहुत 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 ज़्यादा स्कोप है। और अगेन एनिमेशन, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कभी ना कभी ओवरलैपिंग आपको लग सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से, बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले ही एनिमेशन की फील्ड में जाते हैं, जो CS ब्रांच से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए इसके लिए, एंड बाकी सब कुछ अपने आप अलाइन होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे आपसे बात की 13 कोर्सेज़ की, और 14वां जो मैं कोर्स आपको बताने वाली हूँ वो एक बैचलर डिग्री नहीं होता है, वो एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होता है, वो एक तरीके का डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएशन में क्या अंतर है कि जो डिग्री है वो आपको डिग्री नहीं मिलती, डिप्लोमा में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, और वो आपको ये बताता है कि आपने इस फील्ड में इतने समय तक एक्सक्यूज़ मी करीब 25 मिनट से बोल रही हूँ। हाँ, तो जो डिप्लोमा होता है वो एक डिग्री नहीं होता है, एक कोर्स होता है। वो कभी 6 महीने का डिप्लोमा हो सकता है, 1 साल का डिप्लोमा हो सकता है। एग्जाम्पल देने के लिए ITI, ठीक है, ITI का एक डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा आपके ब्यूटी कोर्सेज़ में हो सकता है, अगर आप एक ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, अगर आप ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिसमें आपको बाकायदा 3 या 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप डिप्लोमा करके कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ होते हैं, अगेन ये गवर्नमेंट द्वारा होते हैं, इंडिविजुअल फर्म्स द्वारा होते हैं, और कई सारी ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर 12th के बाद आपको जॉब मिलती है। तो वहाँ पर होता है कि 6 महीने या 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग होती है, और तो इस प्रकार से डिप्लोमा होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो 15th कोर्स है वो है एक्टिंग, थिएटर, ड्रामा एंड एवरीथिंग एल्स। अब एक्टिंग से जो हमें याद आता है वो है बॉलीवुड, हॉलीवुड, थिएटर, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, डेली शोज, मूवीज़, नेटफ्लिक्स, OTT, वेब सीरीज़, है ना। तो इसके साथ भी हम सिर्फ उसी इंसान को रिकॉल कर पाते हैं एक्टिंग से जो हमें स्क्रीन पर दिखता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में होते हैं और वो सामने नहीं आते हैं, या फिर वो उस प्रोसेस में जुड़े होते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, वो मैटर नहीं करता। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक लॉयर हो सकते हैं, आप BA ऑनर्स ज्योग्राफी करके भी वहाँ जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बेसिक जो आपका ग्रेजुएशन है वो होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो ये हमने बात की 15 कोर्सेज़ की। आई नो इट्स टू मच टू टेक फॉर यू, तो मैंने मिनट्स लिख दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप किसी एक कोर्स पे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। एक और चीज़ जो मैं जाते जाते आपसे कहना चाहूँगी वो ये है कि जिन भी कोर्सेज़ की मैंने बात की है, अगर आपके 12th में अच्छे परसेंटेज हैं या नहीं हैं, बस बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिटर्मिनेशन, आपका इंटरेस्ट। और मैं आपको फिर से एक दिल से एडवाइस देना चाहती हूँ कि 12th तक आपने पढ़ लिया जो पढ़ लिया, अब आगे आप जो भी करना चाहते हैं प्लीज़ फॉलो योर पैशन। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं हाउ टू चूज़ योर करियर पाथ, देन प्लीज़ मेरा एक वीडियो है हाउ टू चूज़ योर करियर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप एक बार देख लें और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ ड्रॉप दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि ये जो कोर्सेज़ हैं कहीं मिनिमम 3 साल के होते हैं, कई जगह 4 साल के होते हैं, कई जगह जब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं तो ये कोर्सेज़ 5 साल के हो सकते हैं। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो आप कोर्स कर रहे हैं ना, मान लीजिए आप BA ऑनर्स ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो आपके जो 3, 4 या 5 सब्जेक्ट रहेंगे वो सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं रहेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। और बहुत सारी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेज में, सोसाइटीज़, स्पोर्ट्स क्लब एट्सेट्रा। तो
तो ये सारी चीज़ें भी कॉलेज में होती हैं। और अगर आपको फ़ीस के रिगार्डिंग डाउट है कि फ़ीस क्या क्या होती है, तो आप स्पेसिफ़िक कोर्स के बारे में मुझसे पूछें। आप स्पेसिफ़िक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के पर जाएं और देखें। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस बहुत ही ज़्यादा न के बराबर होती है, तो आप ये भी देखें। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी स्कॉलरशिप होती है। तो फ़ीस अगर वो पैरामीटर है जो आप कंसिडर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको कंसिडर ना करें, वो सेकेंडरी फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन है। और टफ़ और इजी की बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है कि क्या ये कोर्स टफ़ है, क्या ये कोर्स इजी है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, कुछ इजी और टफ़ नहीं होता। हर चीज़ एक नई शुरुआत है, और जब आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि आप 12th से निकल के आए हैं, तो वो आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रही रहेंगे, और हम बहुत बेसिक से शुरुआत होती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, प्लीज़ ड्रॉप दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और घबराएं ना, सोच समझ के अपना डिसीजन लें, और ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना प्लीज़, इट रियली अफेक्ट्स द यूट्यूब एल्गोरिदम। और सब्सक्राइब कर दें, है ना। और कमेंट आप करेंगे ही। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर क्लासमेट्स, योर फ्रेंड, और थोड़े बड़े दिल वाले बने। और सिर्फ खुद तक अगर आपको जानकारी मिली है तो ना रहे। और क्योंकि जब सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सब लोग अपना पैशन फॉलो करेंगे, तभी हम एक आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।